हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। आइए बिहार परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखते हैं और हम लोग ये सीरीज चलाएंगे लगातार और बहुत जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे हम लोग सीरीज को। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको 2021 का साहित्य पुरस्कार मिला था। तो आइए देखते हैं किसको मिला था। तो मिला था ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अफीम युद्ध को समापन करने वाली कौन सी संधि थी? प्रथम अफीम युद्ध को समापन करने वाली कौन सी संधि थी? तो नानकिंग की संधि। और नानकिंग की संधि कब हुआ था? तो 1882 में नानकिंग की संधि हुई थी, याद रखिएगा, है ना। नानकिंग की संधि कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और अरुणोदय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो अरुणोदय योजना जो स्टार्ट हुआ था ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा आरंभ हुआ था? तो अरुणोदय योजना जो हुआ था वो हुआ था असम राज्य के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एशियाई खेलों को बैडमिंटन में पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1962 में किया था। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि क्या क्या और शामिल हुआ था। तो 1958 में हॉकी को शामिल किया गया था। ठीक है, टेबल टेनिस को किया गया था। फिर से टेनिस को भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, और बैडमिंटन को कब शामिल किया था? 1962 में किया गया था। 1990 में किसको किया गया था? कबड्डी को किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो रिले रेस में होता है। कह रहा है कि एंकर शब्दावली का उपयोग किस खेल में होता है? तो रिले रेस में होता है, याद रखिएगा, रिले रेस में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं लोग। फिर चेन मिंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी है? तो जो चेन मिंग है, जो टेबल टेनिस है, एक चीनी खिलाड़ी है, चीनी टेबल टेनिस खिलाड़ी है चेन मिंग, याद रखिएगा दोस्त। चेन मिंग कैसा खिलाड़ी है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। और टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया था? 1958 में। टेनिस को भी 1958 में। और बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? तो 1962 में शामिल किया गया था। ठीक है, आइए कह रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर डैश आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए, किरचॉफ का धारा नियम जो होता है ना, वो आधारित है आवेश पे, और जो वोल्टेज का नियम है वो है ऊर्जा पे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, ऊर्जा पे क्या है? वोल्टेज का नियम आधारित है, और आवेश पे धारा का नियम संरक्षण का आधारित है, याद रखिएगा। आइए कह रहा है कि, और अभी एक क्वेश्चन है जो है, कह रहा है कि किरचॉफ का नियम ये कहता है ना, जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ये किरचॉफ का नियम कहता है। फिट मोबाइल एप्लीकेशन, कह रहा है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो खेलकूद मंत्रालय ने किया था। फिट मतलब होता है कि आदमी फिट दिख रहा है ना जी, तो फिट मंत्रालय ही स्टार्ट करेगा, मतलब खेलकूद मंत्रालय। हाँ, कह रहा है कि अगस्त 2021 के युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया था। आइए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कह रहा है कि कहाँ थी? तो कन्नौज थी। हाँ, कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। इससे और भी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हर्षवर्धन जो था वो 606 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, राजगद्दी पे 16 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद से शिलादित का उपाधि धारण किया था। देन आफ्टर इसको नर्मदा नदी के तट पे, एहलो अभिलेख में लिखा हुआ कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा यह पराजय हुआ था। और पुलकेशिन द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। सॉरी, परमेश्वर की धारण, परम भागवत तो हो जाएगा समुद्र, और परमेश्वर की धारण उपाधि धारण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और भी इसमें कुछ बात, जैसे हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत में नाटक लिखा था, है ना। तीन नाटक के नाम अगर बता सकते हो तो बता दीजिए। तो देख लीजिए, 3 नाटक जो थे वो थे रत्नावली, प्रदेशिका, और एक और क्या था? नागानंद। और दूसरा कहता है इसके दरबारी कवि कौन थे? तो बाण भट्ट, जो कि वो भी कवि थे। उनकी भी 2 रचनाएं हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की। लेकिन प्रदेशिका, रत्नावली और नागानंद नामक तीनों संस्कृत जो नाटक है ना, ये ग्रंथ है, ये किसकी रचना है? हर्ष हेनस्वांग की। और इसी के कार्यकाल में एक चीनी यात्री हर्षवर्धन आए थे भारत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, कह रहा है निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हिमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था?
तो एक अमेरिकी कंपनी है एली लिली। अमेरिकी कंपनी कौन सी है? एली लिली। तो एली लिली कंपनी जो है वो क्या किया था, 1983 में ह्यूमुलिन विक्रय का आरंभ कर दिया था, जो मानव इंसुलिन होता है। ठीक है, मानव इंसुलिन जो होता है ह्यूमुलिन, तो मानव इंसुलिन या ह्यूमुलिन का 1983 में कौन कंपनी? एली लिली कंपनी ने इंसुलिन मानव जो होता है वो आरंभ कर दिया 1983 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा जो है ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक है। और इनकी एक और किताब है इनकी वाइफ का, मिशेल ओबामा की किताब है द लाइट वी कैरी किसी किताब है? मिशेल ओबामा की किताब है, याद रखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि सोनार का संक्षिप्तीकरण है साउंड, नेविगेशन और रेजिंग। याद रखिएगा, साउंड, नेविगेशन और रेजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्राप्त शब्द कौन सा तरंग होता है? प्राश्रव्य तरंगे होती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरह की अनुक्रम को पूजा कीजिए, ये एक प्रकार का क्या है? रीजनिंग है। याद रखिएगा, रीजनिंग को हम लोग नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु के कारण मीन माता रोग होता है? तो पानी में जो होता है पारा के कारण होता है। याद रखिएगा, किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। पारा के कारण होता है। एक्चुअली होता है क्या? पारा को मछली खाती है, ठीक है दोस्तों, और मछली को मनुष्य खाता है ना। मछली को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। वही जब मछली को पारा को मछली खा लिया और मछली को जब मनुष्य खाता है मछली को, तो वही मीन माता रोग हो जाता है। किसमें? मनुष्य में हो जाता है। मछली को नहीं होता है, मनुष्य को हो जाता है। आइए, ये भी एक प्रकार का क्या है? रीजनिंग है। आइए पढ़ते गंधार। कि गंधार कला शैली समन्वय है। तो देखिए, गंधार शैली जो होता है ना, एक्चुअली भारतीय कला और कह रहा है कि गंधार कला शैली समन्वय है। किसका? तो भारतीय कला का और ग्रीक कला का। याद रखिएगा, भारतीय कला का और ग्रीक कला का है समन्वय। कौन है? तो गंधार कला है। याद रखिएगा, गंधार कला जो है समन्वय है। किसका? भारतीय कला और ग्रीक कला का समन्वय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर डी हो जाएगा। हालांकि मूर्ति कला की गंधार शैली भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित होती है। याद रखिएगा, भारतीय और ग्रीक शैली के कौन सा बनता है? गंधार शैली बनता है। ठीक है। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर निर्माण की जाएगी? तो परभन्नी में, महाराष्ट्र में किया जाएगा। कह रहा है कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेक्सटाइल मिल, सौर ऊर्जा से संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ संचालित निर्माण की जाएगी? तो महाराष्ट्र में की जाएगी। महाराष्ट्र के परभन्नी में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के परभन्नी में की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के परभन्नी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल देश द्वारा की पहली ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है। तो महाराष्ट्र के परभन्नी में जय भवानी वुमेन्स, याद रखिएगा क्या नाम है? जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल देश की पहली ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जाएगी। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम किस राज्य का है? तो भाई साहब असम राज्य का है। इसमें एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य किस राज्य का है? प्रथम कौन सा राज्य है? तो असम है। एकदम थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए, ये भी आपका 19 नंबर भी छोड़ देना है। आइए, तरह के अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल पर आरंभ किया है? तो शुभ मंगल पोर्टल आरंभ किया। कौन सा पोर्टल? शुभ मंगल पोर्टल। याद रखिएगा, कौन सा पोर्टल आरंभ किया है? तो शुभ मंगल पोर्टल आरंभ किया है। कौन सा पोर्टल है? शुभ मंगल पोर्टल। याद रखिएगा, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना अपने को। उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुभ मंगल पोर्टल जारी किया है। आइए, भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1974। कब किया गया है? 1974 किया गया। कि भारत वर्ष में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1974 में। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया था।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए हम बढ़ते हैं। चला कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो कृष्णा शोभती को किया गया। याद रखिएगा, किसको किया गया है? कृष्णा शोभती जी को किया गया है। आइए अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। पहली तो बात, किसको किया गया? कृष्णा शोभती जी को किया गया। याद रखिएगा, बात सीधा सा। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भारत में कब स्टार्ट होता है? ये कोई बताएगा? 1965 में कर रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भारत में 1965 में होती है। सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिलता है। किसको मिलता है? जी, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, जी शंकर कुरूप को मिलता है। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। याद रखिए, किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। अच्छा, प्रथम महिला पूछेगा, पुरुष ये हो गया। अब प्रथम महिला में पूछेगा, मतलब फीमेल महिला में, तो आशा पूर्णा देवी मिला था। याद रखिएगा, आशा पूर्णा देवी को मिला था बंगाली भाषा के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रथम पुरुष पूछेगा तो जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए, प्रथम महिला पूछेगा तो आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1965 में। इसमें टोटल 11 लाख राशि दी जाती है। याद रखिएगा ये भी बात, राशि भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। 11 लाख राशि देता है। साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा। आइए 22 हो गया, 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? देखिए क्वेश्चन 21 का है, लेकिन पूछा गया बाद में, 24 वाला पूछ लिया था। तो ये होगा पेरिस में होगा। कहाँ होगा? 2023वें 2024 का जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी होगा, कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और वही पूछेगा कि 34वें कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल्स में होगा। 34वें जो होगा वो कब होगा? 2028 में होगा। 34वें 28 में होगा, ठीक है। लॉस एंजिल्स यूएसए के लॉस एंजिल्स में होगा। याद रखिएगा 34वें। अब 35वें बोल देगा अगर, तब कहाँ होगा 35वां? आपको 35वां जो होगा 2032 में होगा। याद रखिएगा 2032 में होगा और ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ से में होगा? ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का होगा। 28 का यूएसए के एंजलस में होगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रूपरेखा द्वारा की गई थी? तो देखिए भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, जो क्वेश्चन जैसे ही बोलेगा ना तो कुछ नहीं सोचना दिमाग में, भारत शासन अधिनियम 1935 सीधे मार देंगे, ठीक है ना। आगे आइए पढ़ते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं कि इस अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद बोल देता है। तो 300 कितने अनुच्छेद थे भाई? 321 आर्टिकल थे, ठीक है। किसमें? भारतीय शासन 10 अनुसूचियाँ थी, 10 शेड्यूल थे, ठीक है। 10 शेड्यूल थे, ओके। और क्या था इसमें? आपका अगर बोल देगा कि इसको 1935 एक्ट ब्रिटिश भारत जो बर्मा अलग हुआ था, तो इसी एक्ट 1937 में अलग करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। उसके बाद से इसके द्वारा और भी है, 1909 है। आइए देखिए 1900। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो किससे? अलाई दरवाजा के नाम से जानता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कौन किया था? कोई बताएगा? चलिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा कौन करवाया था? पूरा कौन करवाया था? हाँ सही है, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। और किसकी याद में ये बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में यह करवाया गया था, ठीक है ना। और इल्तुतमिश से इसे पूरा करवाया था 1230 से 31 के टाइम में। और ये 7 मीटर ऊंचा लोहा स्तंभ का खंभा है इसकी मस्जिद के प्रांगण में, जिसपे चंद्र लिखा गया। तो कहा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है इसको, ठीक है। चलिए आइए क्यों हम बढ़ते, इतना काफ़ी है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था। तो अशोक चक्र सौर जो है कब स्थापित किया गया था? तो इसमें कहा जाता अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
तो 1952 में किया गया था, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1952 में किया गया था, याद रखिएगा। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 सौर पुरस्कार स्थापित किया, जिसमें नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र कर दिया गया। तो वही बात है, लेकिन इसमें आप 1952 ही आंसर लीजिएगा, है ना। स्थापित किया गया था। इसमें पुरस्कार जल, थल, वायु सेना में साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान के लिए और अत्यंत सराहनीय कार्य के लिए दिखाने के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च जो होता है सैन्य पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार जो पुरस्कार दिया जाता है किसको? सैनिकों को दिया जाता है। और इसमें चक्र होता है गिल्ट और गोल्ड का बना होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि पुस्तक अनहैप्पी ऑल राउंड, अनहैप्पी ऑल राउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता है ना। कह रहा है कि अभिजीत गुप्ता जो है अनहैप्पी ऑल राउंड के लेखक हैं। अच्छा, इसके जो है अभिजीत गुप्ता है। और इनके अनुपम खेर की कुछ किताबें हम देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन किताबें हैं। हाँ, योर वेस्ट डे इज टुडे, ठीक है, कितना अच्छा किताब है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर की किताब का नाम है। और भी इनकी किताबें हैं, एक और है तो बहुत अच्छी किताबें हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये भी किसकी किताब है? अनुपम खेर की किताब है। चलिए आगे क्यों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये एक तरह का आपका मैथ है। चलिए देख लीजिएगा बाद में आप लोग सिर्फ जीके जी इस पर ध्यान दे रहे हैं। आइए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सिंपल सा, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है ना। आइए इसके बारे में कुछ जान देते हैं। कह रहा है कि इसमें जो निर्माण में हुआ था, तो इस स्तूप के निर्माण में क्या हुआ था? ईंट का, सांची के स्तूप में जो था ना, किस चीज़ का? ईंट का उपयोग हुआ था। देखिएगा, ईंट का उपयोग किया गया था, ठीक है। कह रहा है सांची के स्तूप में ईंट का उपयोग हुआ था। उसके बाद से आइए का निर्माण अशोक ने करवाया था। उसके बाद से सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के एमपी के विदिशा, किसमें? विदिशा, ठीक है। भरौत का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में ही, भरौत का भी स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिला में है, याद रखिएगा भरौत का स्तूप, ठीक है। बाकी और जानकारी आपको धीरे धीरे आगे मिलते रहेंगे, हम लोग आगे की अग्रसर करते हैं। आइए, कह रहा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, करने की शक्ति वर्णित है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो होगा ना वो किस में है? 123 में है। और जब राज्यपाल आ जाएगा तो 200, इसी को उल्टा कर दीजिएगा थोड़ा इधर उधर, तो 213 में हो जाएगा राज्यपाल, याद रखिएगा। 213 कौन हो जाएगा? राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति वर्णन होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया के लेखक का नाम क्या है? तो थॉमस मोर है। यूटोपिया का लेखक का नाम क्या है? थॉमस मोर। यूटोपिया के लेखक का नाम क्या है? थॉमस मोर। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान से कहाँ पे है? तो देहरादून में है। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग पता करते हैं। भारतीय जो वन अनुसंधान केंद्र है वो देहरादून में है ना। और इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नई दिल्ली में कौन सा है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। मौसम विभाग भी नई दिल्ली में है। सड़क अनुसंधान भी दिल्ली में है। अखिल भारतीय और विज्ञान भी आपके दिल्ली में है। भारतीय जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कोलकाता में है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र कहाँ है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 33 करेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी ऊपर का पूछ रहा है ना, तो इंदिरा कौल, याद रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। और इसी में बोलेगा ना सब भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु जो है कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट, याद रखिएगा। सियाचिन, इंदिरा कौल जो है कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, याद रखिएगा। और लद्दाख में स्थित है। और भारत का कहेगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये जो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा?
दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में पूछेगा कि जो मुख्य भूमि पर जो दक्षिण बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो कन्याकुमारी में हो जाएगा, केप कोमरिन कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना, दक्षिण का ही है। अच्छा, सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, किबिथु, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अब गुजरात में बोलेगा सबसे पश्चिमी, तो गौर माता, इसको गौर माता कहते हैं या गुहार मोती भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा गौर माता ही पढ़िएगा। चलिए बाकी आइए, कह रहा है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों में को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो विश्व बैंक से मिशन, याद रखिएगा, कह रहा है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक शाख का निवेश निगम का प्रायोजन कौन करती है, तो विश्व बैंक करती है। कौन करती है, विश्व बैंक करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आईसीआईसी की स्थापना वर्ष जो हुआ था, कब हुआ था, 1955 में विश्व बैंक का पहला प्रायोजित किया गया था, ठीक है ना, औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। याद रखिएगा, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो क्या सा है, स्टीमिंग। अरे देखते हैं इडली को क्या करते हैं, एक तरह के चावल को बढ़िया से रोल करके, मतलब गोला गोला करके उसका एक कपिंग आता है, उस कप में डाल के, मतलब टाइप का उसका खांचा बना रहता है, उस खांचा में डालते हैं और फिर उस खांचा को क्या करते हैं, एक आजकल मोमोज देखते हो कि मोमोज जैसे नीचे पानी रहता है, फिर इसको गैस पे डाल के स्टीम करते हैं, फिर ऊपर एक जालीदार रहता है, फिर इसमें डाल देते हैं, फिर ये स्टीम के धूप क्या होता है, भाप वेपर भर के इसको पकाता है। तो वही इडली भी किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है तो कौन सा है, बोरन द्वीप, याद रखिएगा, भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बोरन द्वीप है, याद रखिएगा। अच्छा, बोरन द्वीप कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह में है, याद है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बोरन द्वीप। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्तित नलिका का नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो बल्ब में क्या होता है भैया, प्लाज्मा होता है। कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, तो प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। और प्लाज्मा जो होता है पदार्थ का चौथी अवस्था कहलाता है, याद रखिएगा, प्लाज्मा जो होता है ना पदार्थ का चौथी अवस्था कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। मौलिक कर्तव्यों से कौन संबंधित है, स्वर्ण सिंह कमेटी। अच्छा, स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखिएगा, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से कौन संबंधित है, स्वर्ण सिंह कमेटी संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी डाल लीजिए कि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क से अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है ना, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। चलिए, अच्छा, इसको जो शामिल किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन से लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह कमेटी के सिद्धांत पर संविधान में शामिल किया गया था इसे, और यूएसएसआर के मतलब की आधारित है ना। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा एक और बात, जो ये मौलिक कर्तव्य जो था ये स्वर्ण सिंह कमेटी, ये ट्रिपल पी जो था ना, ट्रिपल पी के आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि जहांगीर के शासनकाल में लिखित में से किस चित्रकार ने नादिर उल अस्त्र की किताब नवाजा था, तो उस्ताद मंसूर। याद रखिएगा, किसको कह रहा है, उस्ताद मंसूर को नवाजा था। जहांगीर के शासनकाल में लिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के किताब से नवाजा गया था, तो उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। ठीक है। अच्छा, जहांगीर के कार्यकाल को जो कहते हैं ना चित्रकारी का, क्या कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहते हैं। और जहांगीर के दरबार में जो थे ना प्रमुख चित्रकार थे बहुत ज़्यादा, तो अबुल हसन थे, हाँ, उसका सब मोहम्मद नासिर थे, याद रखिएगा, मोहम्मद नासिर थे, मोहम्मद मुराद थे, उस्ताद मंसूर तो थे ही थे, जिनको नादिर उल अस्त्र किताब से नवाजा गया था। मनोहर गोवर्धन थे, फारूक बेगम थे, दौलत साहब थे, और इनको कहा जाता था स्वर्णकाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहांगीर ने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना भी किया था। याद रखिएगा, कहाँ पे,
आगरा में हेरात। चलिए, दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है, याद रखिएगा, लैक्टोज। कौन सा शर्करा है, लैक्टोज है, याद रखिएगा। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है, लैक्टोज, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध मीठा होता है। अच्छा, इसमें एक तरह का बैसिलस लैक्टोबैसिलस होता है, जिसके कारण दही दूध या खट्टा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फजल अली आयोग संबंधित है, तो पुनर्गठन आयोग से, राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली आयोग जो है ना, राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन जो था वो कैसे कैसे हुआ है। एक तो सबसे पहले भाषाई आधार पे हुआ था 1956 में, जो 53 में आया था, जो कि आंध्र प्रदेश को क्या हुआ था, मद्रास को अलग कर दिया गया था आंध्र प्रदेश से। उसके बाद से इसमें 3-4 कमेटियाँ बनी थी। सबसे पहले एक आया था, एक सबसे पहला कमेटी कौन बना था, तो बताएगा जी। तो सबसे पहला कमेटी जो बना था फजल अली आयोग टाइम, तो इसमें 3 आदमी थे फजल अली आयोग में। कौन कौन थे, याद रखिएगा। हृदयनाथ कुंजरू थे, सरदार KM पनिकर थे, और ये फजल अली साहब थे, जो 56 में पास किया गया। इसके अनुसार था, फजल अली आयोग के अनुसार था 14 राज्य है ना, और 6 यूनियन टेरिटरी। 6 राज्य और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में गठित हुआ था, याद रखिए। आगे आइए, हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो है मैथ का क्लास है, इसको छोड़ देंगे। आइए, कह रहा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो दूरी क्या, याद रखिएगा। ओडोमीटर किसका मापन करता है, दूरी का मापन करता है। देखिएगा, ओडोमीटर कहाँ होता है, याद है आपको, किसी भी वाहन में, कार वार में देखिएगा या बाइक में देखिएगा ना, तो ओडोमीटर आपको वहाँ पे दिखाई देगा, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का, जब कार चलता है या वाहन चलता है तो उसकी दूरी उसमें बताता है। चलिए, ऑडियो फोन एक ऐसा उपकरण है, तो लोगों को सुनने में सहायता, जैसे कि देखिएगा किसी का कान खराब हुआ ना, एक प्रकार का कान में लगा लेते हैं लोग, उसको सुनाई देता, तो उसको ऑडियो फोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, शक्ति का अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, पता है आपको, और इसका मात्रा क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है, याद रखिएगा। इस अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आइए, यही दिया है यहाँ पे कि ऑडियोमीटर वो उपकरण है जिससे दूरी मापी जाती है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। अपूर्वी चंद्रेला किस चीज से संबंधित है, तो निशानेबाजी से। अपूर्वी चंद्रेला जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अपूर्वी चंद्रा किसके से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब वायसराय कौन था, तो लिनथीगो था, याद रखिएगा। कौन था वायसराय, लिनथीगो था। 1912 से जब चला गया तो इसका वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनथीगो था। आइए आगे इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 42 में जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय लिनथीगो था, याद हो गया। कौन था, लिनथीगो था। लेकिन वही एक और क्वेश्चन से बोलता है, जब इसके समय किसके समय, लिनथीगो के समय में ही पहली प्रांतीय चुनाव कराए गए, याद रखिएगा। अच्छा, इसी के समय में क्या होता है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ भी हुआ था, है ना। और 39 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, याद रखिएगा। 1940 में, है ना, पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया था, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान मांग की गई थी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ऐसी सम्मिश्र पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है, ना हानि, को क्या कहते हैं, तो स्वभोजिता कहते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि ऐसी सम्मिश्र पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो, मतलब एक जाति को लाभ हो रहा है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वभोजिता कहते हैं, याद रखिएगा। तो स्वभोजिता दो जीवों के प्रति एक ऐसी परस्पर क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है
और दूसरी जाति को ना लाभ होती हो ना हानि होती हो। जैसे ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना। ऑर्किड क्या होता है? किसी वृक्ष के ऊपर एक लत्ती की तरह उग जाता है। अच्छा, परजीविता भी होता है, जो जातियों के बीच में पारस्परिक संबंध है ना, क्या कहता है, इसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को हानि होता है, उसको परजीविता कहते हैं, है ना। परजीविता याद रखिएगा, परजीविता क्या होता है? एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को हानि होता है, उसको परजीविता कहते हैं। और सहपकारिकता किसको कहते हैं? सहपकारिकता किसको कहते हैं? तो दो जातियों के बीच में संबंध जो दोनों जातियों को लाभ होता है उसको सहपकारिकता कहते हैं, याद रखिएगा। अब परभक्षण कहते हैं कि एक जाति जीव किसी दूसरे जाति का पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। मतलब एक जाति का जो जीव है, जैसे हम लोग इंसान हैं, तो क्या करते हैं? किसी दूसरे जाति के पर, मतलब जैसे कि सपोज दैट कि हम मार के लाएं और हम रखे हुए भोजन और मेरे भोजन पे कोई दूसरा आदमी डिपेंड है, उसी को क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है ना। रामसर स्तर आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। और एक और बात रखिएगा, रामसर जो संरक्षण कन्वेंशन जो है वो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड पर आधारित होता है, ठीक है, आपको पता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण पे है। तो कब से? 2 फरवरी 1971 और ईरान में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना, ईरानी शहर में हुआ था। उसके बाद से रामसर संधि जब हुआ था, प्रभावी हुआ था 1975 से। भारत में लागू कब हुआ था? याद रखिएगा, भारत में रामसर कन्वेंशन जो लागू हुआ था वो भारत में कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1982 को हुआ था। रामसर कन्वेंशन भारत में लागू हुआ था, ठीक है। भारत में जो 24 तक है, अभी तक कुल 80 रामसर साइट्स है, याद रखिएगा। कितने 80 रामसर साइट्स हैं, ठीक है ना। 80वां जो रामसर साइट्स जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना। क्या नाम है? लागवुड शोला रिजर्व वन है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? सबसे बड़ा आर्द्र भूमि भारत का कौन सा है? तो सुंदर वन वेटलैंड है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है, याद रखिएगा। सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश में है और सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का क्या नाम है? तो रायगढ़। कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़ है, याद रखिएगा। क्या नाम है? रायगढ़। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, कौन सा है? तो सिलिकॉन। कह रहा है कि सौर सेल जब बनता है ना तो उसमें सिलिकॉन का यूज होता है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। सौर सेल क्या होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रीजिंग है, याद रखिएगा। कौन सा है? स्प्रे फ्रीजिंग। यानी कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन, क्या कौन सा नाइट्रोजन? तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? स्प्रे फ्रीजिंग कहलाता है। लेकिन एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इमर्शन फ्रीजिंग होना चाहिए, ये गलत है। इमर्शन फ्रीजिंग ही होना चाहिए इसका आंसर, है ना। इमर्शन फ्रीजिंग जो होता है ना, उसी के द्वारा होता है। क्या होता है? मतलब कि सबसे अधिक लंबे समय तक खपत उपयोग किया जा रख सकते हैं किसी भी चीज़ को हम। इससे फ्रीजिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहते हैं, क्रायोजेनिक नहीं कहते हैं, इमर्शन फ्रीजिंग ही इसका आंसर सही होना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर वाला आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर हमको बताइएगा कमेंट में कि क्या इसका आंसर सही होगा। चलिए आइए। किस संगठन ने इसरो के लिए, किस संगठन ने इसरो के लिए, है ना, क्या बनाया था? C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो सिंपल सा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। किस कंपनी ने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, क्या था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी जो है, अच्छा, लिमिटेड ने इसरो हॉल के लिए, अच्छा, ये जो कंपनी है ना, भेल गेल, ये सब एक महारत्न कंपनी है।
32LH2 क्रायोजेनिक प्रोद्योगिक टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के लिए GSLV मैक 3 उपग्रह प्रशिक्षण यान में पोलर क्षमता सुधार करेगा। ठीक है। अच्छा, हैल का स्थापना कब हुआ था? तो HAL का हैल का स्थापना जो किया गया वो कब किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना कब किया गया भाई? तो 1940 में किया गया। याद रखिएगा 1940 में। कब? 1940 में किया गया, याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना 1940 में किया गया है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी चीज़ें हम पढ़ लेते एक बार कि भेल का भी स्थापना कब किया गया है? 1964 में किया गया है। हैल का 1960 में किया गया है। आइए अब भेल का हम लोग स्थापना एक बार देख लेते हैं कि भेल का स्थापना 1964 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना भी देखेंगे हम लोग 1940 में। आइए आगे बढ़ते हैं। और भेल था, हाल था और एक है बेल, याद रखिएगा BEL, बेल। तो बेल का स्थापना, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका स्थापना जो हुआ था कब? सॉरी, इसका बेंगलुरु में है और इसका स्थापना जो हुआ था 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है। आइए पढ़ लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है, इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। देखिए अपघटक को क्या होता है? प्रकृति का सफाई कर्मी। इसमें कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृतिक पदार्थों को पोषण प्राप्त करते हैं और इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी क्या कहा जाता है। और ये कोई पैसा भी नहीं लेता है सफाई करने के लिए किसी चीज़ का। चलिए कह रहा है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या 21 है। कितनी है टोटल? 21 है। परमवीर चक्रों की संख्या, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों की पुरस्कारों की संख्या कुल कितनी है? तो 21 है। और परमवीर पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1999 में, याद रखिएगा। कब दिया गया है? अंतिम बार यह पुरस्कार कब दिया गया है? 1999 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 54 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और परमवीर चक्र जो होता है ये सबसे ऊंचा चक्र होता है। इसमें 3-4 होता है जो कि कैसे होता है? परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है। अच्छा, शांतिकालीन में जो अशोक चक्र सबसे ऊपर होता है, फिर कीर्ति चक्र होता है, फिर शौर्य चक्र होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ल्यूसीन है। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखिएगा क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए ना। इनमें से सबसे आवश्यक अमीनो एसिड कौन होता है? तो ल्यूसीन होता है। ल्यूसीन मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड ल्यूसीन मुख्य है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत में जाति प्रथा की विशेषता है? तो भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। अच्छा, जन्म जाति से निर्धारण होती है क्या? सही नहीं है? सही है भाई साहब। कह रहा है कि विवाह समूह सदस्यों में हो सकता है। आप देखते हैं कि मैक्सिमम जातिवाद के अंदर ही होता है। भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, इसमें खान पान को अपने नियम है। अच्छा, जाति संस्था में खान पान बांटने के संबंधित नियम शामिल होते हैं? नहीं भाई साहब, अपने में। विवाह जो होता है सदस्यों के बाहर में ही हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। आइए हालांकि आगे का क्वेश्चन है 56 नंबर। एलेजेन के विरुद्ध में उत्पादक सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, कौन सा हो जाता है इसमें? IgE हो जाता है। चलिए, कि IgE एलेजेन विरुद्ध उत्पादक संबंधी समान मात्रा में एंटीबॉडी है जो कि स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। आप प्लाज्मा आपको बोलेंगे है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का चौथी अवस्था कहा जाता है प्लाज्मा को, ठीक है ना। आइए इसके बारे में और आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं।
कह रहा है कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। तो कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम के क्रमशः क्या है, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रमशः कौन कौन सा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितना हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में कितना हो जाएगा, कोशिका द्रव में कितना हो जाएगा, ये बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कोशिका द्रव में जो होता है वो 80S होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो 70S होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो भी 70S होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में 70S, इसमें भी 70S, और कोशिका द्रव में जो होता है 80S होता है। याद रखिएगा 80 70 70। कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कोशिका द्रव जो होता है वो क्या होता है, कोशिका के अंदर या कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह हरा रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ परनिहित रहता है, इसको क्लोरोफिल होता है, ठीक है। आगे पढ़ते। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका खोज किया था अल्टमैन ने किया था, याद ही है, हाँ 1886 में किया था। और इसका नामकरण जो होगा, हाँ कौन, बेंडा ने दिया था, है ना। उसके बाद इसको कोशिका का शक्ति केंद्र मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं 58 की तरफ। आइए, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अमेजन के द्वारा। भारत में अमेजन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। याद रखिएगा कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है, अमेजन के द्वारा किया गया है। आइए अमेजन के बारे में कुछ लोग जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले अमेजन के संस्थापक कौन थे, जेफ बोजेस थे। याद रखिए जेफ बोजेस थे, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 को ही हुआ था, ठीक है। और ये मुख्यालय कहाँ है इसका, सिएटल, कहाँ, यूएसए में, यूएसए के सिएटल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है ना, कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक नहीं है। शिक्षा वन किया गया है, वन जीवन सुरक्षा किया गया है, ठीक है। शिक्षा पक्षी का संरक्षण भी किया गया है, वन स्थानीय सरकार नहीं किया गया है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन शिक्षा वन जीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समर्थित सूची में शामिल किया गया है, स्थानीय सरकार से राष्ट्रीय शामिल नहीं है, ठीक है ना। स्थानीय सरकार जो है कहाँ नहीं है, समर्थित सूची में नहीं है, ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है। और कहा जाता है कि पहले 66 से 5 सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो 47 से ये 52 हो गया है समवर्ती सूची, और 66 से ये 61 हो गया है राज्य सूची। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 60 की तरफ। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ ने करा है। दाई दीदी क्लिनिक योजना कौन स्टार्ट किया है, छत्तीसगढ़ ने किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं लोग। आइए, कहा कि सप्त क्रांति की योजना को प्रतिपादित किसने किया था, तो सप्त क्रांति योजना को, अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया गया था, तो राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। किसकी, सप्त क्रांति की। राम मनोहर लोहिया का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 2 मार्च 1910 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, थोड़ा फॉल्ट। राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था, 2 मार्च। राम मनोहर लोहिया का जन्म 2 मार्च 1910 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। याद रखिएगा। और इनके साथ बहुत सारी चीज़ों ने किया, चिन्हित किया था। स्त्री और पुरुष के बीच असमानता, त्वचा जो मतलब रंग, मतलब कि जो चमड़ा जो होता है के रंग के आधार पर असमानता, जाति के आधार पर समानता, हाँ, इन सब चीज़ों को किया था। आर्थिक समानता, 5 प्रकार का खिलाफ इन्हें 5 क्रांतियाँ का गठन किया था। याद रखिएगा, 5 क्रांतियों का गठन कौन किया था, राम मनोहर लोहिया ने किया था। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 12 अक्टूबर 1967 को मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, 12 अक्टूबर
1967 को उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंग्रोव शावर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है? तो केरला के क्षेत्रों में। ग्रीष्मकालीन में मानसून होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में मैंगो शावर कहा जाता है। अतः यह विकल्प अनुसार बी सही होगा। ठीक है ना, केरल कहा जाता है। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ देते हैं। कह रहा है कि शीत ऋतु में ही होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। कहाँ? राजस्थान में मावट कहते हैं शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। अच्छा, वही है कि आम्र वर्षा आम फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में होती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। कहाँ? राजस्थान के क्षेत्र में मावट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। याद किस ऋतु को? शीत ऋतु में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ? तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। याद रखिएगा, 1969 को। करा कि 15 कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1967 को किया गया था, है ना। 15 अगस्त 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है इसका बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंगकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गैंगकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम थे। याद रखिएगा कि गैंगकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई साहब? राजेंद्र प्रथम थे। आइए, संस्थापक विजलालय, है ना। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक थे विजलालय। ठीक है, और विजलालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर था। याद रखिएगा, और उसको तंजावुर का वास्तुकार किसको बोलते हैं हम लोग? याद रखिएगा, कुंजारा मलन राजा को कहते हैं। याद रखिएगा, और विजलालय ने जो था नर केसरी की उपाधि धारण की थी। कौन क्या था? ये सब विजलालय के बारे में बता रहे हैं आपको। विजलालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। आइए, राजेंद्र प्रथम के बारे में कुछ आपको हम बताते हैं। राजेंद्र प्रथम के बारे में, इसका कार्यकाल कब से कब है? तो कार्यकाल 1014 से लेके 1044 तक है इसका कार्यकाल। याद रखिएगा, 1014 से 1044 का कार्यकाल है। और चोल शासक का जो था ना, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था इसी के कार्यकाल में हुआ था। चोल राज का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था इसी के कार्यकाल में हुआ था, है ना। और बंगाल के पाल शासक जो थे महिपाल, पराजित भी किए थे कौन? राजेंद्र प्रथम ही किए थे। और उसी को पराजित जब किए थे तो गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण किए थे, और नया अपनी राजधानी जो बनाए थे तो गैंगकोंड चोलपुरम के निकट जो था चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। और जो थे शैव संत थे। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। याद रखिएगा, क्या नाम था शैव संत का? ईशान शिव नाम था। आइए आगे पढ़ते हैं। ईशान शिव संत थे, जो किनके गुरु थे। आइए, नाभिकीय रिएक्टर वह घटक है जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रण क्षर। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला होता है, क्या होता है? एक प्रकार का नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण रड का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए हम कैंडियम या बोरॉन क्षर का उपयोग किया जाता है। तो क्षर का जो उपयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? नियंत्रण के लिए। या तो बोरॉन का क्षर होगा या तो कैडमियम का क्षर होगा। कहाँ पे? परमाणु भट्टी में। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 67 हो गया हम लोग का। आइए 68 की ओर। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारस्परिक अधिकार का स्रोत है? तो कौन सा है? प्रथा। वेबर 3 प्रकार के अधिकार बताया गया, जिसमें पारस्परिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा। अरे प्रथा वही ना होता है, याद रखिएगा। और वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिमी जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था वेबर का जन्म? तो 21 अप्रैल 1864 को हुआ था। याद रखिएगा, पश्चिमी जर्मनी में। और मैक्स वेबर एकमात्र ऐसे विचारक जो रहे हैं जो कि नौकरशाह को लोकतंत्र का आदर्श रूप मानते थे। याद रखिएगा, नौकरशाह क्या मानते थे? नौकरशाही जो मानते थे
को लोकतंत्र का आदर्श प्रतिरूप मानते थे, याद रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक भी थी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किताब का नाम क्या था इनके? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का आशय क्या है बताता है, तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, याद रखिएगा। जब प्रश्नकाल खत्म होता है तो शून्यकाल स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग पढ़ते हैं PURA का विस्तृत रूप क्या है। तो PUR के विस्तृत जो होगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। इसमें नहीं दिया है, हाँ दिया तो है यहाँ पे, क्या है सॉरी दिखे नहीं है, कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा PURA का पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, इसका पूरा संक्षिप्त विस्तृत रूप हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए, इम्पैक्ट्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इम्पैक्ट्स जो है ना, वो जुड़ा हुआ किसके साथ है? प्रवासन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। किससे जुड़ा हुआ है? प्रवासन से जुड़ा हुआ है इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स का तात्पर्य इंटरनेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स है, यह अतः प्रवासन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। किससे जुड़ा हुआ है? प्रवासन से। चलिए आगे पढ़ते हैं। तरह की फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, तो मेरठ संयंत्र मामले में, है ना। किसको? तो फिलिप स्प्रैट को। किस मामले में? मेरठ संयंत्र मामले में। और मेरठ संयंत्र मामला जो हुआ था, याद रखिएगा 1929-33 के बीच में हुआ था मेरठ, है ना। ब्रिटिश सरकार का 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था और मेरठ लाकर ऊपर मुकदमा चलाया। तो 3 ब्रिटिश समाजवादी फिलिप स्प्रैट, बेरलैडे और लेस्टेस्टर हसीन भी थे, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और है, लाहौर संयंत्र मामला कब हुआ था? 1929 में हुआ था, है ना। क्या हुआ था, याद है कुछ? अरे भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में जो हुआ था क्रांतिकारी, इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक जो थे, कौन? पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। इसे लाहौर संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस पे भगत सिंह, बख्तुटेश्वर दत्त और साथ में HHR अन्य सदस्य भी मुकदमा चलाया गया। और बाद में राजनीतिक सजा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल भी की, बंद कर दी उन्हें। और 64 दिन बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। इसी को लाहौर संयंत्र केस के नाम से आते हैं। जतिन दास की 64 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। और भगत सिंह को बाद में पे राजगुरु भगत सिंह और किसको? सुखदेव, तीनों को फांसी की सुनाई गई सजा। इसमें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। अच्छा, चटगांव संयंत्र मामला क्या था? तो याद रखिएगा, चटगांव संयंत्र मामला जो था 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। शस्त्रागार मामला था, एक प्रकार का शस्त्रागार को लूट लिया गया था सुरसेन, मास्टर सुरसेन के नेतृत्व में, और उन पर मुकदमा भी चलाया गया था, है ना। बाद में उन्हें फांसी पे 1934 में लटका दिया गया था, याद रखिएगा। अच्छा, भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है। चलिए, इसमें कानपुर मामला संयंत्र है। तो कानपुर मामला संयंत्र क्या है, कहता है, कब हुआ था? याद कोई बताएगा जी? 21 फरवरी 21 थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। कानपुर संयंत्र मामला जो हुआ था 21 फरवरी 1924 को, ठीक है ना। और ये MN रॉय, श्रीपाद अमृत, डांगे, हुसैन, रामचरण लाला शर्मा, उस पर डांगे पर चलाया गया था। 4 साल की सज़ा मिली थी। और 1925 में बंगई में एक चेटियार द्वारा जो था विभिन्न कम्युनिस्ट समूह को संगठित करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की गई थी। 1925 में MN रॉय के नेतृत्व में, याद रखिएगा। आइए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नामदफा बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा
और दफ़ा बोलेगा नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। और उसी के साथ एक और है भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल, ये सब कहाँ हैं? ये सब उड़ीसा राज्य में है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, पाराकुम वन जीव अभ्यारण्य, ये सब केरल में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते आइए। 74 और डम्फा मिजोरम में। हाल में ही किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में। हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। हर्बल पार्क का हाल में किस राज्य में सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल, सबसे ऊंची ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगस्त 2021 में उत्तराखंड में माना गांव में देश में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। आइए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो रूस ने किया है। देखिए, सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का कहाँ पे? एक पनडुब्बी से किया, याद रखिएगा। हालांकि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो रूस ने किया है। सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो परिवार का सदस्य समूह, परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण, जबकि रेलवे स्टेशन में परीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण है ना। वो सब भीड़ के हो जाएगा। और वही बोलेगा समूह का, तो अपने घर के समूह कौन लोग हो जाते हैं? घर के परिवार के सदस्य लोग जो होते हैं वो समूह में हो जाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। NISAR इसरो तथा डैश संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार और इसरो, तो निसार और इसरो किसकी है? तो नासा की है, याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा। तो निसार और इसरो किसकी प्रोजेक्ट है? तो नासा की है। चलिए, भारत आकार में है, भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। ऐसे भी 7 देशों का आपको नाम याद ही होगा मुश्किल से। और दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में नहीं है, अब हो गया पहला, याद रखिएगा। भारत, ये दूसरा जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे पुराना डाटा है, तो याद रखिएगा जो अब सबसे क्या है? पहला हो गया है। भारत जो है वो पहला सबसे बड़ा जनसंख्या में हो गया है ना। और 7 देशों का जो है भारत में आपको हम बता देते हैं। पहला जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, दूसरा कनाडा हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा इस प्रकार। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला जो हो जाएगा, काम नहीं कर रहा, थोड़ा दिक्कत आ जा रहा बार बार। पहला जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, हाँ, दूसरा कनाडा हो जाएगा, तीसरा USA हो जाएगा, हाँ, चौथा चीन हो जाएगा, पांचवा ब्राज़ील हो जाएगा, छठा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सातवां देखिए भारत हो जाएगा, आठवां अर्जेंटीना हो जाएगा, नौवां कजाकिस्तान हो जाएगा और 10वां अल्जीरिया हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई, है ना, करा कि अपनाई गई विकास समूह, अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तीनों हो जाएगा, सभी हो, इसका आंसर होना चाहिए था। ये दोनों तो सही है, बाकी हाँ, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख वृद्धि भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो कृषि विकास का उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास का विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, ये तीनों हो जाएगा, याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए आगे हम लोग देखते हैं। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री किए हैं? तो वियतनाम के, है ना, याद रखिएगा। 15वें ये शिखर सम्मेलन मतलब ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, मतलब पूर्वी शिखर एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो वियतनाम ने किया है। आगे देखिए, इसमें अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए, भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या, अब बताइए, कुछ और क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें से, तो चलिए बताते हैं। वाटरमैन हो गया कौन? आपका राजेंद्र प्रसाद हो गया, और मेघा पाटकर हो गई आपका नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे आपका चिपको आंदोलन। चलिए,
खली में ले जाएंगे पक्षी मैन। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन राज्य हैं तो एक बार याद कर लीजिएगा एकदम सीरीज में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य होकर गुजरती है कौन? भारत के कर्क रेखा। तो इसमें से देख लेंगे सिंपल सा, है ना, बिहार होगा नहीं, हाँ इसमें भी बिहार नहीं होगा, इसमें मेघालय नहीं होगा आपका। तो आंसर कौन सा आपका बच गया? आपका गुजरात। सिंपल सा। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है तो क्या है? विशेषता जैविक एकजुटता। याद रखिएगा दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है? जैविक एकजुटता। चलिए 83 हो गया, 84 में देखेंगे। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है क्या? व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। व्यवहार तो है लेकिन कुशल नहीं है, तो वही बात है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है, करने योग्य लेकिन कुशल नहीं है, कुशल लेकिन करने योग्य नहीं है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। आगे आइए हम लोग देखते हैं कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? गृह मंत्रालय, युवा मंत्रालय के खेल मंत्रालय, है ना। तो सिंपल सा वही है ना। खेल मंत्रालय से जुड़ा कौन रहेगा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जुड़ा रहेगा। चलिए वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो मैक्स वेबर ने। अभी कुछ देर पहले लोग पढ़े थे मैक्स वेबर के बारे में, तो फिर से आगे बढ़ते हैं। इनकी एक किताब भी थी मैक्स वेबर की, किताब का नाम लोग कमेंट में बताएंगे। कुछ देर पहले हमने पढ़ाया था इसके बारे में, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 87 मान लो देखते हैं। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो इसमें स्टेफाइलोकोकाई। याद रखिएगा कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो स्टेफेलाइलोकोकाई। आगे आइए पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कट्टे जले और कच्ची सतहों पर स्टेफेलाइकोकाई सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ये जो अनुसंक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। याद रखिएगा बड़ा घातक होता है ये। आइए भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है तो क्या आयोग है? तो देश के जांच अभिकरण को निगरानी करना, है ना। भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया गया है? तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे अपने सीमित साधनों का, अर्थशास्त्र को अध्ययन के रूप में किया गया। ठीक है ना। अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल में डाल कर मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी शामिल कितना है। तो याद रखिएगा चावल पानी में शामिल कितना है यह इंगित करता है। ठीक है ना। कौन? स्टार्च मांड। वही जब आप चावल को धोते हैं या पसाते हैं तो देखते होंगे। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित सफेद प्रकाश को रंग दिखाई देना एक कारण है क्या? ध्रुवीकरण या व्यक्तीकरण या विक्षेपण या विवर्तन। तो इसका हो जाएगा व्यक्तीकरण। याद रखिएगा व्यक्तीकरण, है ना। तेल की पतली फिल्म सतह पर परावर्तित प्रकाश होता है का दिखाई देना व्यक्तीकरण का परिणाम होता है। जो चमकदार होता है 7 रंगों को दिखाता है प्रिंट टाइप में, वो व्यक्तीकरण का उदाहरण है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित शिक्षा का है। भारत सरकार का स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के काम को पूरा करने का उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मुख अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं, है ना। व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। मनोमुख अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस को रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं और भी दिवस हम लोग देखेंगे कुछ याद से। आगे कहता है इसमें 4 मार्च है, 4 फरवरी है, 4 जनवरी भी है, 4 दिसंबर भी है। तो देखिए 4 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं लुई
ब्रेल दिवस मनाते हैं, लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है। 4 मार्च को जो लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, हो गया 4 मार्च को, 4 जनवरी को, और 4 दिसंबर को जो लोग मनाते हैं किसके, नौसेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, अभी कुछ देर पहले लोग पढ़ाए थे क्या, 71 में जो हुआ था विश्व आर्द्र भूमि, और भारत उसमें 1982 में भारत में लागू हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 95 हो गया, 96 में ही। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है, पुरुषों के जो चक्का डिस्क का वजन होता है कितना होता है, 2 किलोग्राम होता है चक्का डिस्क का। याद, पुरुषों डस्का थ्रो खेल के डिस्क का वजन 2 किलोग्राम तथा महिलाओं के चक्का डिस्क का 1 किलोग्राम का होता है। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही होगी, तो लमसम बताया गया 29 मिलियन। क्वाड के कौन 4 देश समाविष्ट है, क्वाड में तो देखिएगा पहला होगा भारत, तो होगा ही होगा, तो भारत 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 कहाँ कहाँ देखिए, भारत यहाँ तो देखिए जर्मनी, फ्रांस, जापान, तो ये दोनों में से नहीं हो जाएगा, भारत इसमें कहीं नहीं है। अब भारत यहाँ, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, ये 4 देश है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आइए, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया था, तो कटी बिहू बिहू जितना जाएगा सीधा असम मानेंगे। पेले किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो फुटबॉल से है। पहले जो खिलाड़ी संबंधित है वो फुटबॉल से है, और ये ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी है, बहुत ही अब तो खेल से संन्यास ले लिए हैं, याद रखिएगा। पहले किस खिलाड़ी से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। चलिए नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर नए में आएंगे, और पहले के बारे में कुछ थोड़ा जान दीजिएगा, है ना, कि इनका पूरा नाम क्या है। तो एडिसन आर्टिस्ट डो नासिमेंटो, और 23 अक्टूबर, है ना, 23 अक्टूबर 1940 को इनका जन्म है। इनकी मृत्यु 2022 में हो चुकी है, पहले खिलाड़ी साहब की, और ये देश ब्राज़ील से संबंधित रखते हैं। आइए, महान थे खिलाड़ी ये बहुत, और फुटबॉल से संबंधित रखते थे। चलिए नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर नए सीरीज़ में मिलेंगे, और इसी तरह हम लोग अभी डे बाई डे करेंगे सीरीज़ दरोगा के लिए, बहुत ही फास्ट रिवीजन, और इस बहुत अच्छा है, और थोड़ा और हम कोशिश करेंगे कम टाइम में इसको ख़त्म करने का। चलिए नमस्कार दोस्तों।